नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। अधिक से अधिक लोग वोट देने के लिए आए। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने तैयारियों को और तेज किया है। मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही गर्मी के मौसम में मतदाताओं को वोट देने में दिक्कत न आए, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग इसीलिए और प्रोएक्टिव हो गया है, क्योंकि पहले दौर में मतदान 2019 के मतदान के मुकाबले काफ़ी कम रह गया था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पहले दौर में 19 अप्रैल को जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 93 सीटों पर मतदान का प्रतिशत 2019 के आम चुनावों के मुकाबले कम रहा। यानी 102 में से 93, लगभग 90% सीटें। एक और चुनाव आयोग तो दूसरी ओर राजनीतिक दल भी मतदान का प्रतिशत कम रहने को लेकर अब सतर्क हो गए हैं। दोनों पार्टियां, दोनों धड़े इस बात का आकलन कर रहे हैं कि अगर वोटिंग कम हो रही है तो उनको नुकसान हो रहा है या उनके विरोधियों को। खासतौर पर बीजेपी चिंतित है, जिसके पास इन 102 सीटों में से सबसे अधिक 40 सीटें थी, लेकिन उनमें से 39 सीटों पर मतदान इस बार घट गया है। कांग्रेस के पास पहले फेज में 15 सीटें थी, यानी उसके सिटिंग एमपीज थे। इन 15 में से 12 पर मतदान कम हुआ है। डीएमके, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसके पास 24 सीटें थी। इनमें से 21 पर मतदान घटा है। डीएमके के शासन वाले तमिलनाडु की 39 सीटों पर एक ही साथ 19 अप्रैल को मतदान का काम पूरा हो चुका है। अन्य दलों के पास 2019 में 23 सीटें थी, जिनमें से 21 पर इस बार मतदान कम हुआ है। यानी मतदान कम का असर लगभग हर पार्टी पर दिखाई दे रहा है। मतदान प्रतिशत कम रहने के क्या कारण रहे, इसे लेकर बीजेपी में आलाकमान के स्तर पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। क्या चिलचिलाती गर्मी या क्षेत्रीय मुद्दे इसके लिए जिम्मेदार है, या मतदाताओं की उदासीनता या उनके उत्साह में कमी आ गई है? इसका नुकसान किस दल को हो सकता है? अगर पहले दौर के मतदान को मैप पर देखें तो पता चलेगा कि मतदान किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। आपके सामने हम मैप दिखाते हैं। आप लाल रंग के जिन इलाकों को देखेंगे, वहां मतदान 2019 के मुकाबले इस बार कम रहा। लाल रंग जितना गाढ़ा है, उसका मतलब है कि वहां मतदान उतना मुकाबले में 2019 के कम हुआ है। इसका अनुमान आप इसके साथ बने स्केल से भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस नक्शे पे आप नीले रंग से जो इलाके देखते हैं, वहां मतदान पहले से ज्यादा हुआ है। रंग जितना गाढ़ा नीला मतदान का है, उसका मतलब उतना अधिक प्रतिशत का मतदान इस बार हुआ है 2019 के मुकाबले। यह भी स्केल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां मतदान कम हुआ, वहां कौन से दल 2019 में थे, यह देखने के लिए इसी मैप पर हमने दूसरे मैप को रख दिया है। आप देखेंगे कि सभी दलों की जीत वाले इलाकों में मतदान घटा है, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, डीएमके को हो या अन्य दल ही क्यों ना हो। क्या गर्मी को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? तमिलनाडु के लिए तो ऐसा कहा भी जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में मतदान कम क्यों हुआ, जहां की सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। उत्तराखंड में तो जहां गर्मी थी वहां भी मतदान घटा, और जहां पर मौसम सुहाना रहा वहां भी मतदान घटा है। जैसे जिन 10 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ, उससे जुड़े इस ग्राफ को देखिए। इसमें 7 सीटें ऐसी हैं जहां कम मतदान को अधिक तापमान के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इस ग्राफ को देखिए, इसमें 7 सीटें ऐसी हैं जहां कम मतदान को अधिक तापमान से जोड़ा जा सकता है। हालांकि वहां अभी तापमान अपने चरम से कम ही हो, लेकिन फिर उत्तराखंड की सीटों पर कम मतदान क्यों हुआ? 10 सबसे कम मतदान वाली सीटों में उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटें, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा शामिल हैं। यहां तापमान कमोबेश ठीक ही रहा, फिर यहां मतदान कम क्यों रिकॉर्ड किया गया? इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में पहले दौर के मतदान के बाद अब जनता से, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए बाहर निकले। प्रधानमंत्री पहले दौर में कम मतदान को बढ़ी हुई गर्मी से जोड़कर देख रहे हैं। मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है
आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं। फिर भी जब हम देश के जवान की तरफ देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ठंड हो, बर्फ गिरती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है। क्यों? देश के लिए। मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं, मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूं। पहले दौर में कम मतदान को लेकर बीजेपी सक्रिय है। इसकी वजह यह है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी सत्ता में आई तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा था। आंकड़े देखिएगा ध्यान से। 2024 में जब बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तब 2009 के करीब 58% के मुकाबले 66% मतदान देश भर में हुआ था। जबकि 2019 में जब मोदी की सरकार दोबारा जीतती है चुनाव, तब मतदान का प्रतिशत बढ़कर 67.4% हो गया था। अब देखना है कि इस बार मतदान का ये प्रतिशत जो 2024 का चुनाव चल रहा है उसमें कितना रहता है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो इसकी तुलना आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती हैं। पहले दौर के मतदान की तुलना करें तो 2019 में इन 102 सीटों पर 70% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में यानी अभी शुक्रवार को जो वोटिंग हुई 19 अप्रैल को ये 70% से घटकर 66.1% पर आ गया। तो इस बार पहले दौर में कम मतदान क्यों हुआ, इसे लेकर बीजेपी में गहन माथापच्ची हुई है। इस सिलसिले में बीजेपी के बड़े नेताओं की सोमवार को देर रात तक एक बैठक चली, जिसमें मतदान के कम होने के मायने तलाशे गए। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के तमाम वरिष्ठ महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी ने बैठक के बाद अपने सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं से लेकर पन्ना प्रमुखों तक संदेश पहुंचाया है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इस बैठक में क्या विश्लेषण किया गया, क्या गहन अध्ययन हुआ बीजेपी के अंदर, बता रहे मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। आमतौर पर यह होता है कि जब वोटिंग कम होती है तो इसका फायदा जो है सत्तारूढ़ दल को होता है। अभी तक ये ट्रेंड था, तो ये चिंता विपक्ष के लिए भी है कि अगर वोट कम हुआ है तो इसका मतलब है कि उस लोगों में परिवर्तन का रुझान नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस पर तुरंत जो है बैठक बुलाई और अपने मतदाताओं को ये मान के चले कि उनके अपने मतदाता घरों से नहीं निकले हैं गर्मी की वजह से, और अगर ऐसा ट्रेंड आगे जारी रहता है तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। मसलन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग 5 सीटें हार गई थी, अगर वहाँ के ट्रेंड की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट हुई है। 5 से लेकर 9% तक मतदान कम हुआ है, और ऐसी सूरत में बीजेपी को आगे इसका नुकसान ना उठाना पड़े, इसी वजह से ये कोशिश की गई है कि जो कमी की मत प्रतिशत में कमी आई है उसकी वजह निकल कर जो सामने आई वो तेज़ गर्मी है। और इसी वजह से बीजेपी हो सकता है कि 1-2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाए और ये कहे कि गर्मी की वजह से मतदाताओं को लंबी कतारों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहाँ पर टेंट का इंतजाम किया जाए, कूलर का इंतजाम किया जाए, ठंडे पीने के पानी का भी इंतजाम किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ी कोशिश है वो ये होगी कि अपने कार्यकर्ताओं को कहें, अपने काडर को कहें कि वो सुबह सुबह जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकाल कर लाएं, मतदान करवाएं। और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। आज उन्होंने रैली में खुद आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि सुबह के वक्त जलपान से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकालें और उनको प्रोत्साहित करें मतदान करने के लिए। तो ये जो कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से, ये जाहिर तौर पर
उसका जो वोटर है अगर वो उदासीन है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और इसी वजह से बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए निकलें। अगर मैं आपको थोड़े से आंकड़े गिना पाऊँ और ये बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिक्र कर लें तो सहारनपुर में 66% लगभग वोट पड़ा है, जबकि 2019 में यहाँ 70% मतदान हुआ था। पीलीभीत में 63% वोट हुआ है, जबकि 2019 में यहाँ 67% मतदान हुआ था, मतलब 5% मतदान कम हुआ है। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ 60% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में 65% वोट पड़े थे। मुजफ्फरनगर में 60% वोट हुआ है, जबकि 2019 में यहाँ 68% वोट पड़ा था, यानी कि तकरीबन 8% ज़्यादा वोट पिछली बार हुआ था। नगीना की बात करें तो यहाँ 59% वोट हुआ है। इस बीच कुछ विपक्षी दल मतदान कम होने का अर्थ अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे रुझानों के साथ जोड़ दिया है। ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है। लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। कोई भी मतदान में जब मतदाता वोट डालने जाता है तो सरकार जो सत्ता में होती है उस सरकार की नीतियों के प्रति यदि उनको उत्साह होता है तो मतदान ज़्यादा होता है। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। 10 साल में जिन मुद्दों के आधार पर वोट मांगे थे, महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख खाते में लाएंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, ये मुद्दे उन मुद्दों को सॉल्व करने में सरकार असफल रही है, उसका रिफ्लेक्शन है। इस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो मान लीजिए कि सरकार के फिर से बनाने के लिए लोग उत्साह नहीं है और सरकार गिराने के लिए लोग रेडी है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट कल का हम लोग जानकारी मिला, खुशी प्राप्त हो रहा। और भी मजबूती से हम लोग प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो विपक्ष के जो नेता हैं, जो इंडिया अलायंस के नेता, उनको लगता है कि मतदान जो फर्स्ट फेज में कम हुआ है उसमें उनको बीजेपी के ऊपर एज मिल गई है, फायदा हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषणों में अब काफ़ी ज़्यादा तीखेपन का आरोप भी ये पार्टियां लगा रही है, जो कि अखिलेश यादव बोल रहे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान के दूसरे दौर में मतदाता काफ़ी उत्साह के साथ वोट देने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तबीयत सुरक्षित रखें, सुबह सुबह जाके मतदान करें तो देश का भी फायदा है, लोकतंत्र का भी फायदा है। लेकिन पहले दौर में कम मतदान को लेकर सवालों के जवाब मिलने अभी तक बाकी हैं। इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दी चुनाव के विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी जी ने। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो यही कि पहले दौर में मतदान का प्रतिशत करीब पिछली बार के मुकाबले 4 से 5% कम रहा, कुल 102 सीटों का अगर मैं मीन निकालूं, क्या कारण हो सकते हैं और इस कम मतदान से नुकसान किसको होता दिखाई देता है? देखिए, मतदान कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक है भीषण गर्मी। हमने देखा है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में पिछले 2019 लोकसभा के कंपैरिजन में 1 डिग्री से 5 डिग्री तक ऊपर रहा है। दूसरा हो सकता है कि मिशन 400 जो ये स्लोगन है, इसकी वजह से कुछ बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं या कैडर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और घर से निकला नहीं, क्योंकि पार्टी तो जीत ही रही है। उसी तरफ से कहीं ना कहीं जो विपक्ष के कुछ वोटर हैं उनको ये शायद लग गया कि इलेक्शन तो डन डील है, आएगा तो मोदी ही, तो वोट करके फ़ायदा क्या है। कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान और यूपी में कुछ जातियों में नाराज़गी है, जैसे राजपूत समाज में नाराज़गी है पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर के, जाटों में थोड़ी नाराज़गी है, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर अनरेस्ट। तो इन सब की वजह से हो सकता है वहाँ भी थोड़ा मतदान जो है वो कम हमें देखने को मिला है। 2-3 और कारण भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस एक डर्टी वर्ड हो चुका है, तो एक लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, क्योंकि सिर्फ 38% लोगों ने अपना जो वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। मिडिल क्लास जो वोटर है, हम देख रहे हैं फिर से एक बार
कि अर्बन सेंटर्स जो हैं जैसे चेन्नई, उसमें कम वोटिंग हुई है। वहाँ पर भी लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, क्योंकि मिडिल क्लास वोटर को कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी सरकारें देख ली हैं, डीएमके की, एआईएडीएमके की, कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की अलायंस में, लेकिन मूल जो मुद्दे हैं वो कोई भी पार्टी जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो क्या उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है या उनके पास एबिलिटी ही नहीं है सॉल्व करने को, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन के उभरा है। और कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है, जो न्यूट्रल वोटर है, इतना पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हो चुका है, या तो आप प्रो गवर्नमेंट है या तो आप एंटी गवर्नमेंट है, तो जो न्यूट्रल वोटर है उसके लिए शायद जगह ही नहीं बचा है और वो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से कहीं ना कहीं बाहर हो रहा है। अब जो दूसरा सवाल है आपका, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसका फ़ायदा या नुकसान किसको हो सकता है। इसका कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अगर हम 1957 से लेकर के 2019 तक के आंकड़ों को देखें तो 16 चुनाव हुए, उसमें 10 चुनावों में मतदान बढ़ा है और 6 में घटा है। 10 बार जब मतदान बढ़ा है तो 6 बार सरकार जो है वो रिपीट हुई, यानी 60% टाइम सरकार वही दोबारा चुन के आई है। और जब 6 बार मतदान घटा है तो 4 बार वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो हारी है। तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, इससे कोई आकलन लगाना बहुत ही जल्दीबाजी या गलती हो सकती है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई जनसभाओं में लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो लोगों की मेहनत से जमा किया पैसा ज्यादा बच्चों वालों के बीच बांट देगी। यहां तक कि महिलाओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस पर करीब 2 दिन के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु की सभा में जवाब दिया है। सुनते हैं दोनों ही नेताओं के भाषणों के वंश जो एक दूसरे का प्रतिकार करते हुए सुनाई देते हैं। आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। आप टीवी चलाओ, क्या बातें देखते हो? क्या देखते हो कि कौन सी पार्टी आपके लिए कौन सा स्कीम ला रही है? क्या आप देखते हो कि कौन सी पार्टी किस तरह से रोजगार बनाएंगे आपके लिए, किस तरह से आपको मजबूत बनाएंगे? नहीं, आप देखते हो कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान अब 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों पर होना है। लेकिन जिन इलाकों में मतदान होगा वहां मौसम की मेहरबानी के आसार
कम ही दिखाई देते हैं और कई जगह हीट वेव यानी लू चलने की आशंका भी है। इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्य भी हैं, जहां पर मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के अधिकारियों से बात कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। आइए देखते हैं। पहले दौर में पिछले बार के पहले दौर से कम वोटिंग के बाद अब लोकसभा के दूसरे दौर के मतदान पर भी गर्मी का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल को दूसरे दौर के मतदान वाले दिन पूर्वी भारत के सभी सब डिविजन्स में 5 दिन तक लू का खतरा है। पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिन तक तेज गर्मी बने रहने का अनुमान है। किसी क्षेत्र में जब सीवियर हीट वेव होती है तो वहां तापमान औसत से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है। बिहार में भी तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद लू चलने की आशंका है, जबकि भीतरी कर्नाटक में 5 दिन तक तेज गर्मी रहेगी। 26 अप्रैल को देश के 12 राज्यों के 88 संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा दूसरे चरण में, और उस दिन के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो पश्चिम बंगाल में जताया गया है, जहां पर हीट वेव से वेरी सीवियर हीट वेव का खतरा है। साथ ही पास के बिहार के कुछ इलाकों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हीट वेव का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक के कुछ अंदरूनी इलाकों के साथ साथ केरल और कोंकण में भी हीट वेव का खतरा है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 5 दिनों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव रहने का अनुमान है। मेन सीवियर हीट वेव हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 4.5 से ज़्यादा रहते हैं तो हीट वेव कहते हैं। बिहार में भी हीट वेव रहेगा। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद हमने उसका कलर आगे ऑरेंज अलर्ट दिया है, साथ में मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े रहेंगे। और जैसे ये सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का एरिया है जो पश्चिम बंगाल के साथ में है, वहाँ पर भी हीट वेव का रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे भी 24 आवर्स के बाद कल से ईस्ट उत्तर प्रदेश में हीट वेव आना स्टार्ट हो जाएगा। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में 2 दिन के बाद जितने भी कोस्टल एरिया है, केरला, इवन कोंकण गोवा बीच में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, वहाँ पे भी आने वाले दिनों में हॉट एंड ह्यूमिड रह सकता है। मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों के सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर शामियाना, पीने का पानी और पंखे जैसी सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग, मौसम विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स मतदान से 5 दिन पहले गर्मी के असर की समीक्षा करेगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों को चुनाव के दौरान तेज गर्मी से निपटने की तैयारी रखने की हिदायत दें। एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस जैसे हम कलर कोड में देते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं हम उसका डिफरेंट एडवाइजरीज इशू करते हैं। जैसे कि लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर लूज कपड़े पहनने चाहिए। उसके साथ ही दे शुड टेक मोर फ्लूइड लाइक दैट वन, एंड नेचुरली सीधा सन के इफ़ यू कैन कवर योर हेड यू शुड कवर इट। और ऑब्वियसली जब पीक गर्मी का समय है उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सारी हम प्रिकॉशंस देते हैं साथ में। इसके अलावा जो स्पेशल बुलेटिन हमारा उनको भी जाता है, इलेक्शन कमीशन को भी हम भेजते हैं, एनडीएमए बाकी सारी स्टेट अथॉरिटीज़ वो भी सभी को कम्युनिकेट करते हैं। वैसे भी समर के लिए हम स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं। गाजियाबाद की गगनचुंबी इमारतों में लोकसभा चुनाव में पहली बार 33 पोलिंग सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए गर्मी में भी वोट डालना आसान होगा। एक तरह की डिमांड थी यहाँ की हायर सोसाइटीज़ में कि जो वोटर्स नहीं जाते हैं वोटिंग करने के लिए, क्योंकि उनको बाहर किसी स्कूल में या अपनी सोसाइटी से बाहर निकल कर थोड़ा अपना डिस्टेंस कवर करते हुए उनको वोट करने जाना पड़ता था। और जिसको यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इस चीज़ को ईसीआई के माध्यम से ईसीआई से परमिशन लेकर इन बूथों को इस बार हायर सोसाइटी के अंदर ही, जहाँ पे बड़े वोटर्स, जहाँ बड़ी संख्या में वोटर्स हैं जिन हायर सोसाइटीज़ में, वहीं पे स्थापित किए गए। लोकसभा चुनावों में मतदान करीब 6 हफ्ते चलेगा और इस दौरान
देश के अधिकतर इलाकों में गर्मी और बढ़ती जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए एहतियातों को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी और अहम खबर की ओर। बात करेंगे पतंजलि की। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर योग गुरु रामदेव और उनके साथी सहयोगी बालकृष्ण को फटकार सुननी पड़ी। अपनी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में उन्होंने पिछली सुनवाई में बिना शर्त माफी मांग ली थी और कल ही अखबारों में अपनी माफी को छपवाया भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे संतुष्टि नहीं हुई। इसमें भी कुछ कसर रह गई। सुप्रीम कोर्ट अखबारों में छपी माफी से संतुष्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने आज पूछा कि क्या अखबारों में मांगी गई माफी क्या उसी तरीके की थी जैसे पतंजलि ने अपने पूरे पेज के विज्ञापन दिए थे। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापकों और रामदेव और बालकृष्ण की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में नए सिरे से माफी फाइल की है। बेंच ने पूछा कि माफी कल ही क्यों फाइल की गई, ये पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। मुकुल रोहतगी ने इसके बाद जवाब दिया कि 10 लाख रुपए की लागत से देश के 67 अखबारों में माफी प्रकाशित कराई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या माफी उसी फॉन्ट और साइज में छपी है जिसमें आपके शुरुआती विज्ञापन छापे गए थे। इस पर रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी ने लाखों रुपए इस पर खर्च किए हैं। कोर्ट ने कहा इससे हमें मतलब नहीं है। जब रामदेव ने कहा कि वो अखबारों में माफी बड़े आकार में छापेंगे तो कोर्ट ने सुनवाई फिर 1 हफ्ते के लिए टाल दी। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप विज्ञापन काटकर हमें भेजें, उन्हें बड़ा करके ना भेजें। हम उनका वास्तविक आकार देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। आज की सुनवाई से ठीक पहले पतंजलि ने अखबारों में छपी अपनी माफी में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का पूर्ण सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्टेटमेंट करने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशन करने में और प्रेस वार्ता करने में जो भूल हुई उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी है और हमारी प्रतिबद्धता है कि इस भूल की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। हम आपको पुनः विश्वास दिलवाते हैं कि संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम पूर्ण तौर पर प्रतिबद्ध रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद पतंजलि आयुर्वेद की ओर से माफी को बड़े आकार में छापने का वादा किया गया है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर ही सख्त नहीं दिखा, बल्कि डॉक्टरों की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए से भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि यह सुनवाई सिर्फ पतंजलि के काम तक ही सीमित नहीं रहेगी। कोर्ट ने कहा, आईएमए से पूछा कि आप एक दूसरी उंगली की ओर जब करते हैं इशारा तो बाकी की उंगलियां आपकी तरफ ही होती हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने आईएमए से पूछा कि आपके सदस्य डॉक्टर मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने की जो सलाह देते हैं, क्या आपने उस पर कोई कार्रवाई की है? कोर्ट ने कहा कि आईएमए को अपने घर भी दुरुस्त करना होगा। आईएमए के अनैतिक आचरण की भी बहुत शिकायतें सामने आती हैं। महंगी दवाओं की सिफारिश करने में उन्हें अपनी भूमिका का दुरुपयोग किया है। ये कितनी बार आपके सामने लाया गया और आपने इस पर क्या कार्रवाई की है? इस पर आईएमए के वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि वो अगली सुनवाई में जरूरी जानकारी के साथ लौटेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट कर देते हैं कि हम किसी एक पक्ष के लिए यहाँ नहीं है। ये एक जनहित याचिका है जो उपभोक्ताओं के व्यापक हित से जुड़ी है, जो ये जानना चाहती है कि उन्हें क्यों और किस तरीके से गुमराह किया जाता है और संबंधित एजेंसियां कैसे इस दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करती हैं। इस पूरे मुद्दे पर आइए ज़्यादा चर्चा के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर शरद अग्रवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपने सुना कोर्ट ने क्या कहा। आईएमए से भी कड़े सवाल आज दोनों जजेस ने पूछे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या ये सच नहीं है कि डॉक्टर्स, अस्पताल, तरह तरह की डिस्पेंसरीज अखबारों के विज्ञापनों से भरे रहते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आईएमए क्या करता है? ये तो वही है, अगर कोई मैच हार जाए और वो अपना हो तो उसको थोड़ा संतावना देने के लिए दूसरे को भी थोड़ा डांट डपट दो।
मामला फैलेशियस एड्स का है। आईएमए ने एक विसिल ब्लोअर का काम करा है। आईएमए ने एक गलत परिपाटी को एक बहुत बड़ी एक संस्था के खिलाफ हिम्मत करी। और आप जानते हैं पिछले महीनों में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से, तो जजेस भी इंसान होते हैं और किस तरह से माहौल बनाया जाता है। लेकिन इसमें ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, चाहे वो बहुत बड़े लोग हो। एक जो मुद्दा ये था कि फैलेशियस एड्स आप नहीं दे सकते। अगर आईएमए भी कोई गलत करती है तो आईएमए कोई कानून से बढ़कर नहीं है, या कोई डॉक्टर्स या कोई भी इंसान देश में कानून से बढ़कर नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जिसके भी खिलाफ कोई शिकायत आएगी कोर्ट संज्ञान लेगा। आईएमए डॉक्टर्स के सही काम के लिए है साथ में, और आईएमए कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। आईएमए का कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए 100 साल पुरानी। पर डॉक्टर अग्रवाल, आपने पतंजलि के खिलाफ तो बड़ा एक्शन लिया आईएमए ने, पर डॉक्टर्स के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेते हैं? अस्पतालों में जो विज्ञापन छपते हैं बड़े बड़े, उनके खिलाफ आईएमए ने क्या एक्शन लिया? सर ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो पहले तू अपना घर सही कर। अरे मेरे में कमी है तो आप कंप्लेंट करो ना भाई। अरे आपका काम वॉचडॉग का है ना, आईएमए क्या करता है? आप वॉचडॉग है कि नहीं? आप देखिए, अगर आपको नहीं पता आईएमए क्या करता है तो मुझे आश्चर्य है। आईएमए वो करता है जिसकी वजह से हमारे देश का कोविड मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड ने सराहा। आईएमए वो करता है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस डॉक्टर शरद अग्रवाल के अगेंस्ट में क्यों थे? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने आईएमए पे क्यों सख्त टिप्पणियां की? नहीं, कि महंगी फीस होती है, महंगी दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं। जज न्यूट्रल होते हैं और डेफिनेटली उनका वो रक्षक हैं कानून के। और जिस तरह की उन्होंने बातें कही, महंगी दवाइयां रिकमेंड करते हैं कि नहीं डॉक्टर्स अपने पर्चे में? क्या कह रहे हैं आप? महंगी दवाइयां डॉक्टर्स अपने पर्चों में रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, ये महंगी किसे कहते हैं, सस्ती किसे कहते हैं, ये हम आज तक नहीं समझ पाए सर। दवाइयां डॉक्टर नहीं बनाते हैं। दवाइयां आप खरीद पाते होंगे 1000 रुपए की दवाइयां, पूरा करने दीजिए। हिंदुस्तानी नहीं खरीद पाता है। मेरी पूरी बात करने दीजिए। मेडिसिन को कोई डॉक्टर नहीं बनाता है, मेडिसिन को फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। ये बड़ा मिथ है कि मेडिसिन को डॉक्टर से जोड़ दिया जाता है। मैंने पहले भी ये वाली बात कही आईएमए हम किसी दवाई को सर आईएमए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ना मानते हुए अपने साथियों को तो बोल सकता है कि इस दवा का ये सब्स्टिट्यूट भी है। आप 100 रुपए की दवा ना लेके 5 रुपए की दवा लिखिए। सर हम लोग दवाइयां जो है, हम लोग दवाइयां लिखते हैं मेरिट पे लिखते हैं सर। अगर ये इतनी सारी डिफरेंशिएशन है प्राइस की, ये सरकार को आगे बढ़ के सब ब्रांड बंद कर देने चाहिए। केवल एक ब्रांड, क्योंकि रेट्स जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है, हम नहीं फिक्स करते सर। अगर आप ये हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप एक मुहिम चलाइए, आप एक मुहिम चलाइए सवाल पूछ रही थी। सारी दवाइयां बंद करवाइए और सबके रेट एक कर दीजिए। आईएमए को इसका कोई विरोध नहीं है। आईएमए इसकी आपने कभी कहा सरकार से? आज इस मंच से बोलेंगे? आज बोलिए हमारे मंच से, एनडीटीवी से सर। आप हम अपील करते हैं सरकार से, सभी दवाइयों के रेट सेम कर दीजिए सर। आपके मंच से किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। आप अपनी टीम से कहिए कि थोड़ा होमवर्क करे। लास्ट ईयर हमने बकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बकायदा लेटर लिखा है सरकार को कि देश में आप सारी मेडिसिन के प्राइस एक कर दीजिए। तो ये केली कदम हो जाएगा कि महंगी और सस्ती दवाई, ठीक है ना। आप भी जानते हैं स्पूरियस मेडिसिन क्या आप इंश्योर करते हैं? आप बताइए सस्ती दवाइयां हैं उसकी क्वालिटी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी एक जैसी है, ये भी सर देखना पड़ेगा हमें। और आईएमए रेट्स आपको याद नहीं है लेटर आपने लिखा है, तारीख याद नहीं है, महीना याद नहीं है? किसको? मेरे को याद है, क्यों नहीं याद? अगस्त में लिखा है। हम ढूंढ लेते हैं। आप अपनी टीम से कहिए रिसर्च करें ना सर। अच्छा, हम रिसर्च करें, चिट्ठी आपने लिखी हुई है अगस्त में लिखा है, अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में। हम लाइव हूं, मुझे पता है लाइव हूं। ऐसे बताइए ना, स्पेसिफिक बात करिए, अगस्त 2023 बात मत करिए, फैक्ट चीजें होनी चाहिए। हम चेक करेंगे, मैं दोबारा आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल बुलाइए। अरे जो बात कहिए ना, आई होप कि आप जवाब देंगे वहां जाकर। हम लोग हमेशा आते हैं और हम लोग एक बात समझिए आप, एक जो ये इस तरह के फैलेशियस एड्स थे, ये गलत था, भ्रामक थे और ये बंद होने चाहिए थे। पतंजलि ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहे हैं पिछले 1 महीने से। सजा की बात नहीं जा रहा है सर, सजा की बात आईएमए के साथ जो डॉक्टर संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। वक्त की कमी है डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने आपके वकील क्या जवाब देते हैं उन कठिन सवालों का जो आज आपकी संस्था से पूछे गए। अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की शिनाख्त पर पुलिस ने सूरत में तापी नदी से उन बंदूकों को खोज निकाला जिनसे आरोपियों ने सलमान के घर पर फायरिंग की थी।
2 दिनों की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच सूरत की तापी नदी से वो बंदूक खोजने में कामयाब रहा जिससे आरोपियों ने फायरिंग की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के सीनियर पीआई और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के नेतृत्व में पुलिस टीम दोनों आरोपियों को लेकर सोमवार की सुबह ही सूरत पहुंच गई थी। आरोपियों की शिनाख्त के बाद तापी नदी पर बने रेल पुल के पास गोताखोरों की मदद से पुलिस 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 17 कारतूस बरामद करने में कामयाब रही। इस सर्च ऑपरेशन के लिए हम सोनार मशीन, 2 बोट, डाइवर्स और मैग्नेट्स और बाकी और चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 30 घंटों से ये सर्च ऑपरेशन शुरू है। इस सर्च ऑपरेशन में अब तक 2 पिस्टल्स, 4 मैगजीन्स और 17 लाइव राउंड्स हम रिकवर कर चुके हैं। किसी भी केस में इस्तेमाल हथियारों की बरामद होना जांच एजेंसी के लिए बहुत अहम होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोई भी हथियार जब रिकवर होता है तो उसका पंचनामा होता है। उसमें का जो आरोपी होता है वो आरोपी पुलिस को उस जगह पे ले जाता है और खुद बताता है कि हमने ये हथियार को यहाँ डाला है। और जब पंचनामा के तहत अगर वो वेपन वहाँ से रिकवर होता है तो ये उस आरोपी के खिलाफ एक पुख्ता सबूत माना जाता है। और फिलहाल के केस में अगर कोई वेपन जैसे बुलेट है, रिवॉल्वर है, अगर वो रिकवर होती है तो ये इसका अगर रिपोर्ट बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास से फॉरेंसिक लेबोरेटरी की तरफ से आता है कि बुलेट जो निकली है वो इसी रिवॉल्वर से निकली है तो ये आरोपी के खिलाफ एक बहुत अच्छा शिकंजा कस जाएगा और उनको सजा दिलाने के लिए इसका बहुत काम में आ जाएगा। 14 अप्रैल की सुबह 2 मोटरसाइकिल सवार अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए थे। दोनों गुजरात भागने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन मोटरसाइकिल बांद्रा में माउंट मेरी चर्च के पास ही छोड़ दी। उसके जरिए पहले पुलिस मोटरसाइकिल के असली मालिक और फिर उसके बाद दोनों के किराए के मकान तक जा पहुंची, जिसके एग्रीमेंट में दोनों ने अपना असली आधार कार्ड लगाया था। नतीजा 36 घंटे के भीतर क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गई। यूं तो पहले से शक था कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले विक्की गुप्ता और सागर पाल के पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन पूछताछ में जब साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई तो अनमोल विश्नोई और लॉरेंस विश्नोई के तार जुड़े और फिर पुलिस ने दोनों को आरोपी बना लिया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दहशत का पर्याय बन चुका लॉरेंस विश्नोई अभिनेता सलमान खान को निशाना बनाकर अब मुंबई में भी पैर पसारने की फिराक में है। जाहिर है मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करने के साथ ही मामले में मौका लगाकर शुरू में ही उस पर नकेल कसने की कोशिश कर सकती है। मुंबई से कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।